Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to your own channel UPSC CAPF with हिमांशु वत्स। आज की वीडियो हमारी सेकंड लेक्चर है फॉर द यूपीएससी CAPF PYQ सीरीज, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हम पहले पॉलिटी जो है वो कवर करेंगे। पॉलिटी 2022, देन 21, देन 20, देन 19, 18 ऐसे करते करते 15 तक जाने की कोशिश करूंगा। बाकी आप लोग अगर बोलोगे तो और ज़्यादा पीछे भी जाया जा सकता है, बट अभी फिलहाल तो 15 तक का टारगेट है। ठीक है, तो कल हमने वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने पॉलिटी 2022 के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज की वीडियो के अंदर हम CAPF के पॉलिटी के 2021 के जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो सारे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो कल की वीडियो के ऊपर जो रिस्पांस दिखाया वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। लाइक उसके ऊपर जो लाइक्स थे, जो कमेंट्स थे, जो व्यूज़ थे, काफ़ी अच्छा फील हुआ कि लाइक हाँ, लोगों के अंदर डिमांड है इस चीज़ की और रिक्वायरमेंट है और हमें वो काम करना चाहिए। तो मैं वही काम आगे कंटिन्यू करते हुए आज 2021 की CAPF की पॉलिटी को डिस्कस करूंगा। सो आज की वीडियो के अंदर टोटल हमारे 15 क्वेश्चंस थे जो कि 2021 के अंदर पॉलिटी के आए थे। तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बढ़ते अपनी वीडियो के अंदर आगे। आप वीडियो को कल की तरह ही लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, बढ़ते अपनी वीडियो के अंदर। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज ओवरऑल आल्सो कन्फर्ड ऑन ए हाई कोर्ट, यानी कि कौन सी पावर्स है सुप्रीम कोर्ट की जो कि हाई कोर्ट को भी मिली हुई है। ये आपका हिंदी में लिखा हुआ है, आप अपना हिंदी के हिसाब से पढ़ सकते हो। मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखो, ये पूछ रहा है कौन कौन सी पावर है जो कि सुप्रीम कोर्ट की पावर्स है लेकिन वो हाई कोर्ट को भी मिली है। सबसे पहली एडवाइजरी पावर। एडवाइजरी पावर का मतलब है कि वो पावर जो कि सुप्रीम कोर्ट देती है एडवाइस करने के लिए प्रेसिडेंट को एडवाइस देती है। तो प्रेसिडेंट जो एडवाइस लेता है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से लेता, हाई कोर्ट से नहीं लेता, तो ये नहीं होगी। दूसरा, पावर ऑफ डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी कोज और मैटर पेंडिंग बिफोर द कोर्ट। ठीक है, कंप्लीट जस्टिस इन एनी कोज और मैटर पेंडिंग बिफोर द कोर्ट, ये हो सकता है डाउटफुल है, इसके बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते। पावर ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है कि अपने जो जजमेंट्स उन्होंने दिए हैं उन सारे जजमेंट्स को अपना रिकॉर्ड करके रखना, उन्हीं को एज ए लॉ के रूप में यूज करना, आगे आने वाले जो केसेस है उसमें पुराने जजमेंट के हिसाब से डिसीजंस देना, तो ये हो सकता है। एंड पावर टू अलो और रिफ्यूज स्पेशल लीव पेटिशन। तो ये जो स्पेशल लीव पेटिशन है ये भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि स्पेशल लीव पेटिशन जो है वो एक्सक्लूसिव पावर है किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। तो आंसर अपना या तो बी हो सकता है या तो सी हो सकता है। लेकिन जो पावर ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है वो आपको पता ही है कि सारी पावर, सारी जो कोर्ट्स है उनको पावर ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो वो मिली हुई है, वो अपने जजमेंट्स को सेव कर सकती हैं। अपने जो भी उनके अंदर जो भी जजमेंट्स हुए, जो भी डिसीजंस आए, वो सारे के सारे एज ए लॉ की तरह यूज किए जा सकते हैं, एज ए टेस्टिमनी के रूप में यूज किए जा सकते हैं। अगली बार कोई जजमेंट आता है, जैसे आपने पहले पढ़ा होगा ना कि कंसीडरिंग द जजमेंट जो कि पहले दिया गया था, उसी जजमेंट को ध्यान में रखते हुए ये जजमेंट दिया जा रहा है। तो ऐसे पावर ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो है इसका आंसर हो गया। ठीक है, देन उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब अपना दूसरा क्वेश्चन क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट गारंटी, या क्या कह रहा है? डज नॉट गारंटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स, यानी कि कौन कौन सा फंडामेंटल राइट्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड नहीं करता है। तो पहले वो देख लो कौन सा प्रोवाइड करता है। राइट टू इक्वालिटी सबको पता है, राइट टू इक्वालिटी प्रोवाइड करता है, ये आंसर नहीं होगा। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है, ये भी नहीं होगा। राइट टू कैरी ऑन ट्रेड एंड बिजनेस, तो ये हमारा राइट टू फ्रीडम है, जिसके अंदर आप कोई भी प्रैक्टिस ऑफ कोई भी प्रोफेशन कर सकते हो, एसोसिएशन की फॉर्मेशन कर सकते हो। तो ये आर्टिकल शायद 19 के अंदर आता है। ठीक है, 19 के अंदर आता है, हाँ देख लेना। तो ये भी नहीं होगा। तो राइट टू प्रॉपर्टी आंसर हो गया। ये पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था लेकिन अभी ये फंडामेंटल राइट नहीं है, इसको रिमूव करके आर्टिकल 301 के अंदर डाल दिया गया है, जो कि अब ये एक सिर्फ ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ना कि फंडामेंटल राइट। यहां पे बोला है ना फंडामेंटल राइट, अगर ये बोलता सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो राइट टू प्रॉपर्टी भी होता, बट राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट नाउ, अभी ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। देन उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन को कोशिश करना कि आप एलिमिनेशन के थ्रू थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश करना। तो इसके अंदर देखो क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट करेक्ट। सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछ रहा है कौन सी स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है। तो मैंने जैसे पहले भी बताया था, नॉट करेक्ट का जब भी क्वेश्चन हो तो करेक्ट को आइडेंटिफाई करो कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सबसे पहला कह रहा है आर्टिकल 129 से 144 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन वेस्टेड द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये हो सकता है, पता नहीं अभी इसके बारे में। सुप्रीम कोर्ट हैज बीन वेस्टेड विद एडवाइजरी जुरिडिक्शन, ये बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाई कि एडवाइजरी जुरिडिक्शन क्या है, प्रेसिडेंट को एडवाइस करना। तो ये तो बात सच है, तो ये बात सच है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट में रिफ्यूज
टू प्रोवाइड ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट इफ आस्क इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, ये भी ठीक है। सुप्रीम कोर्ट अपनी एडवाइस देती है प्रेसिडेंट को दो तरीके के मैटर्स में। एक मैटर वो होता है जहां पे कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले कोई ट्रीटी कोई एग्रीमेंट था, उससे रिलेटेड एडवाइस अगर प्रेसिडेंट मांगता है देनी पड़ेगी, कंपलसरी है। आज की सिचुएशन है, कोई और कंडीशन है, उसके ऊपर अगर प्रेसिडेंट मांगता है कोई एडवाइस और सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट भी कर सकती है, मना भी कर सकती है, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है, तो इसको भी आंसर नहीं हो सकता ये भी अपना। लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। जितने भी लॉ डिक्लेयर किए गए बाय द सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सारे के सारे बाइंडिंग हो गए ऑन ऑल द कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल पे है और इंडिया के अंदर एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगा वो सारी कोर्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल जो है वो होता है। तो ये तीसरी भी गलत हो गई, ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर क्या आ गया? ए। ऑल्दो मेरे को याद नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, 129 से 144 है कि नहीं है, लेकिन यहां पे ये क्या बोल रहा है? पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो हो सकता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर है, कोई सा एक आर्टिकल होगा 129 से 144, या दो आर्टिकल बोल रहा है 129 एंड 144, दो आर्टिकल में एक ही बात तो नहीं लिखी होगी, है ना। तो इसीलिए पहली स्टेटमेंट जो है वो गलत है और वही आपका आंसर हो गया। तो ये थोड़ा एलिमिनेशन यहाँ पे ऐसे लग सकता था, आप गलत जो पता लगाना है उसमें पहले आप सही पता लगाओ, उससे आपके ऑप्शंस कटते चले जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी बोल रहा हूँ ना 129 और 144, 143 तो मेरे को याद है, 143 में ये एडवाइस देनी होती है प्रेसिडेंट को। अब 144 किस चीज का है मेरे को याद नहीं है, 129 किस चीज का है मेरे को याद नहीं है, बट मैंने तीन स्टेटमेंट को पता लगा लिया, ये तो बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देन अपना थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी इज करेक्ट। देखो मैंने कल आपको भी बताया था कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग जो थी उसको समझाया था, तो तब बताया था कि ये जो कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स है, एस्टिमेट्स कमिटी है एंड कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स है। यहां से आपको पता चल गया कि चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, 2 साल में लगातार 2 क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा? पार्लियामेंट्री कमिटीज, तीनों कमिटीज के बारे में, बाकी जितनी भी कमिटी है सबके बारे में पढ़ लेना, बट ये 3 फाइनेंस कमिटी जो होती है ना, फाइनेंशियल कमिटी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या कह रहा है कि कमिटी कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 15 मेंबर्स फ्रॉम दी लोकसभा एंड 10 मेंबर फ्रॉम दी राज्यसभा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट पूछ रहा है, तो हम गलत पता लगाएंगे गलत कौन सी है। तो ये बोल रहा है, इसमें मैंने कल भी बताया था पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में 22 मेंबर होंगे, एस्टिमेट्स में 30 होंगे एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स में कितने होंगे? 22। तो ये बोल रहा है 15 मेंबर्स फ्रॉम द लोकसभा, 10 फ्रॉम द राज्यसभा, ये तो 25 हो गए, तो ये तो गलत हो गई स्टेटमेंट। फाइनेंस मिनिस्टर इज एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, ये भी मैंने कल बताया था कि जो चेयरमैन होगा वो कौन अपॉइंट करता है? स्पीकर। अब स्पीकर अपॉइंट कर रहा है, वो किसी मिनिस्टर को थोड़ी ना बनाएगा चेयरमैन। आउट ऑफ द मेंबर जो कमेटी के मेंबर्स हैं उन्हीं में से किसी एक को अपॉइंट कर दिया जाएगा एज ए चेयरमैन, तो ये भी गलत हो गया। कमेटी की जो टर्म होती है वो 1 साल के लिए होती है, ये आपको पता होना कंपलसरी है, आपने वो कमिटीज के बारे में पढ़ा होगा, और कमेटी की जो टर्म होती है वो 1 साल के लिए होती है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा इज एक्सटेंडेड इवन व्हेन रिटायर फ्रॉम द राज्यसभा, ऐसा हो ही नहीं सकता। सारे मेंबर जो होते हैं कमेटी में, ज्वाइंट कमेटी है लेकिन सारे मेंबर्स इक्वल होंगे, सबकी टर्म भी सेम देखने को मिलेगी, ठीक है, ऐसे एक्सटेंड नहीं करी जाती, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर आ गया आपका सी, ठीक है। आप ये हिंदी वाले जो है हिंदी में से पढ़ सकते हो साथ के साथ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में। आप देख सकते हो एक ही ईयर के अंदर 2 क्वेश्चन आ गए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, तो यहां से ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के कि किस चैप्टर की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, किस चैप्टर की इंपॉर्टेंस कम है। तो ये जो पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। तो जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट के बारे में किसको अपॉइंट किया जा सकता है एक जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, तो ये 4-5 कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, उसने इतने साल हाई कोर्ट में काम किया हो, इतने साल उसने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम किया हो, जो भी है, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाली कंडीशन तो होती नहीं खैर, और इतने साल वो एडवोकेट की तरह रहा हो, ठीक है, और एमिनेंट जूरिस्ट है कि नहीं है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एडवोकेट हैज बीन प्रैक्टिस फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स इन एनी कोर्ट, ये हो सकता है, अभी देखते हैं आगे इसके बारे में। अ जज ऑफ ए हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं 3 ईयर्स नहीं है, 5 ईयर्स है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये अलाउड है। डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ए पर्सन हु हैज हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस फॉर एटलीस्ट 15 ईयर्स, तो ये जो जुडिशियल ऑफिस है ये हेल्ड करने वाली बात, ये मेरे ख्याल से हाई कोर्ट के जजेस के अंदर आती है, और 15 ईयर्स तो कहीं पे भी नहीं है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। तो यानी कि बी और डी तो आपकी गलत हो गई।
पूछ रहा है किसको अपॉइंटेड किया जा सकता है जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। तो किसी भी एक सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करने के लिए एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यही आंसर है। क्यों? क्योंकि साफ साफ लिखा गया है कि कोई भी एक एमिनेंट जूरिस्ट को अपॉइंटेड किया जा सकता है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये ठीक है। एडवोकेट हु हैज बीन प्रैक्टिस्ड एटलीस्ट 10 ईयर्स इन एनी कोर्ट, एनी कोर्ट नहीं होगा, हाई कोर्ट होगा मेरे ख्याल से यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी गलत हो गई। जिसने 10 साल तक हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस किया हो, या फिर कोई हाई कोर्ट के अंदर जज रहा हो फॉर 5 ईयर्स, या फिर वो एमिनेंट जूरिस्ट हो, ये 3 कंडीशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Who among the following fixes the date of election of speaker of the लोकसभा? लोकसभा के स्पीकर के इलेक्शन की डेट कौन फिक्स करेगा? आप सोचो कि लोकसभा भी नहीं है, राज्यसभा भी नहीं है, लोकसभा का राज्यसभा से कोई लेना देना नहीं है, लोकसभा के मेंबर्स है, उनका कोई हेड बनाना है, तो राज्यसभा का तो कोई रोल नहीं होगा। राज्यसभा के किसी मेंबर का हेड बनाना है तो लोकसभा का कोई रोल नहीं होगा। अब जब लोकसभा के अंदर मेंबर्स हैं, उनका हेड बनाना, या तो वो मेंबर्स खुद बनाएंगे या फिर कौन बनाएगा, एक और पर्सन है, वो कौन है? प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लोकसभा क्या है? लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट्री अफेयर्स क्या है? एग्जीक्यूटिव। उसका इसके साथ कोई काम नहीं है। सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा, लोकसभा की सेक्रेटरी जनरल जो होता है वो लोकसभा की डे टू डे एक्टिविटीज को मैनेज करता है, ना कि इलेक्शन। वो स्पीकर का इलेक्शन की डेट वो डिसाइड करे, उसकी इतनी पावर नहीं है, उसकी इतनी औकात नहीं है। ठीक है, इसको भी हटा दो। डेप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, अब स्पीकर के लोकसभा का स्पीकर के इलेक्शन की डेट डेप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा ला सकता है। जब तक स्पीकर का इलेक्शन नहीं हुआ तो डेप्टी स्पीकर कैसे बन गया? ठीक है, नहीं हुआ ना, तो ये तो होगा ही नहीं। तो आंसर क्या आ गया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इस तरह से अगर आपको थोड़ा बहुत भी लॉजिक लगाना आता है, थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाना आता है, थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ रखा है, तो आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे, बस थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है जो स्पीकर ऑफ लोकसभा के इलेक्शन की डेट डिसाइड करता है। एक बार स्पीकर का इलेक्शन जब हो जाए, फिर स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन की डेट को डिसाइड करता है। ठीक है, ऐसे होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पर्सनल लिबर्टी इज नॉट करेक्ट? इसने क्या बोला? नॉट करेक्ट। ध्यान से पढ़ना होता है, नॉट करेक्ट। अब मैं बताऊंगा कौन कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। मेरे को इस क्वेश्चन को, मैं जब एग्जाम में बैठा था मुझे नहीं आता था बिल्कुल भी, लेकिन मैंने जब स्टेटमेंट्स को पढ़ा तब मैंने रियलाइज करा कि इसका आंसर तो ये है। वही आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे इसका आंसर निकाला मैंने और कैसे आप लोग निकाल सकते हो। सबसे पहले तो नोट करेक्ट है ना, तो आप करेक्ट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, उनको काटते चले जाओ कि करेक्ट तो आंसर होंगे नहीं। सबसे पहले ये पढ़ा, स्टेट डज नॉट हैव द अथॉरिटी टू डिप्राइव एनी पर्सन विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया ऑफ हिज और हर पर्सनल लिबर्टी विदाउट एनी रैशनल बायस। ये क्या है? ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट है, जो गवर्नमेंट को, कॉन्स्टिट्यूशन को, पार्लियामेंट को बहुत ज्यादा अच्छी पोजीशन पे दिखा रहा है, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव बोल रहा है उनके बारे में। ठीक है, अगर यहां लिखा होता कि स्टेट हैज द अनलिमिटेड अथॉरिटी टू डिप्राइव एनी पर्सन, तो ये गलत हो जाती। बट ये क्या कह रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्टेट के पास अनलिमिटेड अथॉरिटी नहीं है कि किसी भी पर्सन की लिबर्टी ले ले बिना किसी रैशनल बायस के, बेसिस के। तो ये स्टेटमेंट क्या हुई? सही हुई। तो यानी कि ये तो आंसर हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे नोट लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इस वजह से स्टेटमेंट सही है। अगर ये नोट को हटा दो, ये स्टेटमेंट गलत बन जाएगी। देन उसके बाद क्या रहा है? बेसिस ऑफ डिप्राइविंग अ पर्सन, किसी भी एक पर्सन को उसकी पर्सनल लिबर्टी छीननी है तो उसका बेसिस क्या होना चाहिए? उसका बेसिस बोल रहा है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये भी बिल्कुल पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि बिल्कुल जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है उसी को फॉलो करके उसकी पर्सनल लिबर्टी को आप छीन सकते हो, अदरवाइज तो नहीं ले सकते। ये भी हमारी बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। दोनों की दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव स्टेटमेंट है, अच्छी स्टेटमेंट है। अच्छी स्टेटमेंट गवर्नमेंट के बारे में जब बात करती है तो सही होती है। ठीक है, तीसरी स्टेटमेंट पर्सनल लिबर्टी। अब पर्सनल लिबर्टी के बारे में कोई आर्टिकल है? याद करके देखो, आर्टिकल 21 अपना बोलता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21, इसी के अंदर ये आपने पढ़े होंगे रिट्स। ठीक है, हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस। तो हैबेस कॉर्पस वर्ड जो होता है उसका मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। कोर्ट ये बोलती है कि जिस पर्सन को तुमने अरेस्ट करा है उसकी बॉडी मेरे सामने लेकर के आओ। ठीक है, तो पर्सनल लिबर्टी कैन बी सिक्योर्ड। किसी भी पर्सन को मान लो अरेस्ट कर लिया पुलिस ने या किसी भी एग्जीक्यूटिव ने, तो कोर्ट हैबेस कॉर्पस के थ्रू उसकी बॉडी को मंगा सकता है, यानी कि उसकी पर्सनल लिबर्टी को बचा सकता है, उसकी पर्सनल लिबर्टी को उसको दिला सकता है। ठीक है, तो ये भी ठीक बात हो गई, ये भी बात ठीक हो गई, तो ये भी गलत हो गया आंसर। 3 स्टेटमेंट गलत हो गई, आंसर आ गया अपना ये। चौथा पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गोपालन केस के अंदर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लेकर के आया गया। जैसे कि मैंने आपको लॉ वाले क्वेश्चन पहले भी बोला था, लास्ट ईयर भी, मतलब जो 2022 के क्वेश्चन थे, कल जो दिखाए थे, उसमें भी एक क्वेश्चन आया था डीसी वाधवा केस का। वहां पे मैंने आपको बोला था कि लॉ केसेस के जो क्वेश्चन है वो आते हैं
एक क्वेश्चन और भी आएगा इसी साल, दूसरा क्वेश्चन भी आया केसेस का। तो ये एक केसेस का क्वेश्चन है, आपको ऐसे 8-10 केस आइडेंटिफाई करके, गोपालन केस, केशवानंदा भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस, सारे याद करने पड़ेंगे, क्या था उनके अंदर क्या नहीं था। तो गोपालन केस आया था 1950 में, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 है उसकी नैरो इंटरप्रिटेशन ली थी। ये बोला था कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का मीनिंग है वो पर्सन और उसकी बॉडी, सिर्फ उसी की लिबर्टी की बात होगी। लेकिन जब अपना मेनका गांधी केस आया 1978, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने वाइडर इंटरप्रिटेशन ली और बोला कि जो पर्सनल लिबर्टी है उसको हम फॉलो करेंगे अकॉर्डिंग टू द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आया है वो आया 1978 में मेनका गांधी केस के बाद, ना कि गोपालन केस के बाद। तो ये स्टेटमेंट होगी अपनी गलत और यही हो गया अपना आंसर। क्यों? क्योंकि नोट करेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देन हमारा अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नोट करेक्ट। देख रहे हो कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं नोट करेक्ट के, बट यूपीएससी की एक अच्छी बात यह है कि वो नोट को हाईलाइट करके दिखाता है, तो तब भी अगर आप नोट को इग्नोर करेंगे तो आपकी गलती है फिर वो। ठीक है, तो ये पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू प्रीएम्बल इज नोट करेक्ट। तो वही हम नोट करेक्ट है तो मैं करेक्ट पता लगाऊंगा पहले। प्रीएम्बल द सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वाज नोट देयर इन द प्रीएम्बल ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल था उसमें कुछ चीजें थी कुछ चीजें नहीं थी। 42वां अमेंडमेंट एक्ट जब हुआ उसमें 3 वर्ड एडिट किए गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। तो सेक्युलर तो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, है ना, तो यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है, सही है, बट ये पूछ रहा नोट करेक्ट, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। अगली स्टेटमेंट प्रीएम्बल कंटेन्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में अभी मुझे नहीं पता, मैं डाउट में हूं। बाय इटसेल्फ प्रीएम्बल इज नॉट एनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि साफ साफ प्रीएम्बल में लिखा है कि प्रीएम्बल जो है ना तो वो सोर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का और ना ही वो किसी तरह का एनफोर्सेबल है कि इन्हें कोर्ट ऑफ लॉ अगर इसका वायलेशन होता है, तो 2 ऑप्शन तो गए। चौथा देखो, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह बोला गया कि प्रीएम्बल कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज एन एड टू द लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात गलत हो गई। क्यों गलत हो गई? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है कि प्रीएम्बल को कंसीडर किया जा सकता है, अगर किसी चीज की लीगल इंटरप्रिटेशन निकालनी है तो आप प्रीएम्बल का सहारा ले सकते हो, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है किसी एक केस के अंदर। तो ये बात हो गई अपनी गलत, और यही पूछ रहा नोट करेक्ट कौन सी है, तो नोट करेक्ट है तो यही आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि प्रीएम्बल को कंसीडर किया जा सकता है एज द लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कहीं पे भी लैंग्वेज एम्बिग्यूअस होती है तो आंसर हो गया डी। तीसरी बी स्टेटमेंट के बारे में और सोचो, प्रीएम्बल कंटेन्स द बेसिक स्ट्रक्चर, यस बिल्कुल, प्रीएम्बल के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर वाली जो चीजें हैं लाइक वेलफेयर स्टेट, ठीक है, इक्वालिटी, तो ये कुछ चीजें हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, वो प्रीएम्बल में भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसलिए वो दूसरी स्टेटमेंट क्या है, सही है, एज अ रिजल्ट वो आंसर नहीं हो सकती, तो आंसर आ गया डी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड। देख रहे हो कितने सारे नोट के क्वेश्चन आए, एक ही साल में नोट ही नोट आ गया। ठीक है, डज नॉट इंक्लूड यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में क्या क्या नहीं होगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या होगा। सबसे पहला तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के इलेक्टेड मेंबर्स आएंगे, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं आएंगे। स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स आएंगे, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं आएंगे। स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक भी मेंबर नहीं आएगा। दिल्ली और पुडुचेरी की लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स आएंगे, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं आएंगे। तो सबसे पहला ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। ठीक है जी, इलेक्टेड मेंबर्स होंगे राज्यसभा वाले। ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, यस बिल्कुल ये भी होंगे। ऑल मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट, लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक भी मेंबर नहीं होगा, मैंने अभी बताया। लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के इलेक्टेड मेंबर्स आएंगे, नॉमिनेटेड नहीं आएंगे। स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स आएंगे, नॉमिनेटेड नहीं आएंगे। काउंसिल का एक भी मेंबर नहीं आएगा। एंड दूसरा जो दिल्ली और पुडुचेरी है इनकी जो असेंबली है इनके इलेक्टेड मेंबर्स आएंगे, नॉमिनेटेड नहीं आएंगे। तो तीसरी गलत हो गई, तीसरी अपनी गलत हो गई, तो आंसर ये तो कट गया, ये भी कट गया। ठीक है, 2 ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गई। जब लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स आ रहे हैं तो राज्यसभा के क्यों नहीं आएंगे, तो आंसर हो गया ए 1 और 2। ठीक है, इलिमिनेशन से आपने 2 ऑप्शन इलिमिनेट कर दिए थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर नॉट प्रोवाइडेड। देखो एक और नोट का क्वेश्चन है, मतलब सारे के सारे नोट के क्वेश्चन आए हुए हैं। फंडामेंटल राइट्स हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड टू अ पर्सन। ये देखो ये क्वेश्चन 2021 का है, ये क्वेश्चन मेरे को तो लगता गलत है और ये यूपीएससी या तो कटेगा ये, या फिर इसका कुछ और ही यूपीएससी
अलग ही आंसर देगी, क्योंकि यहाँ पे दो स्टेटमेंट है जो कि बहुत कंफ्यूजिंग है। उन्हीं दोनों में से कोई सा एक आंसर होगा, या तो फिर ये क्वेश्चन कट जाएगा। ठीक है, मैंने जो लगाया था मैं वो बता दूंगा आपको। ठीक है, एग्जाम में जो मैंने लगाया था मैं इसका अपना गलत ही मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? सबसे पहले तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, ये तो है, ये फंडामेंटल राइट्स हमें मिला हुआ है, यानी कि ये तो आंसर नहीं होगा। चौथी स्टेटमेंट पढ़ो, राइट नॉट टू बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट दैट टाइम, यानी कि जब आपने कोई क्राइम किया, उस क्राइम पे कोई लॉ अगर एग्जिस्ट करता था, उसका अगर आपने कोई वायलेशन किया तो आपको कन्विक्टेड किया जाएगा, अदरवाइज कन्विक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी कि आपने कोई क्राइम किया था, उस टाइम पे कोई लॉ एग्जिस्ट करता ही नहीं था उस चीज से रिलेटेड। ठीक है ना, जैसे कि मान लो आपको बोल दिया जाए आज की 500 रुपए का नोट चलाना जो है वो क्राइम है, आपने आज चला दिया लेकिन लॉ आया कल, तो अब आप उस क्राइम की कैटेगरी में नहीं आओगे, पकड़े नहीं जाओगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हट गई। राइट नॉट टू बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर ए वायलेशन ऑफ लॉ, जो कि उस टाइम पे एग्जिस्ट करता था। ठीक है, तो ये भी आंसर, ये भी स्टेटमेंट सही है, तो आंसर ये भी नहीं होगा। अब ये दो स्टेटमेंट बच गई, बी और सी, इनके बारे में पढ़ो। एक तो कह रहा है टू रिफ्यूज टू गिव हिज और हर सैंपल ऑफ हैंड राइटिंग एज एविडेंस टू सपोर्ट अ प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट हिम और हर, तो ये अपना आर्टिकल 20 के अंदर है शायद, या 22 के अंदर है, मेरे को याद नहीं है, आप एक बार देख लेना 20 में है 22 में है। इसमें कह रहा है टू रिफ्यूज, वो पर्सन जो है वो रिफ्यूज कर सकता है हिज और हर सैंपल ऑफ हैंड राइटिंग एज एविडेंस टू सपोर्ट, तो वो रिफ्यूज नहीं कर सकता, उससे उसका ब्लड सैंपल, डीएनए सैंपल लेना, ये तो उसका राइट है, बट उसका जो हैंड राइटिंग है, उसके जो फिंगरप्रिंट है, उसका जो जो मतलब जो उसका लाइक लिखा है, बुक लक्ष्मीकांत के अंदर भी मेंशन है कि उसकी हैंड राइटिंग का सैंपल हो गया या उसके सिग्नेचर हो गए, ये लिए जा सकते हैं उससे, इसको मना करना उसका राइट नहीं है। बट वो ब्लड सैंपल देना, डीएनए सैंपल देना, इसको वो मना कर सकता है, ये उसका राइट है। तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत, और यही अपना आंसर हो सकता है, मैंने यही लगाया था। अब अगला स्टेटमेंट सी, ये भी डाउटफुल है, टू एक्ट एज ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। इसमें फंडामेंटल राइट ये है कि यू हैव द राइट नॉट टू एक्ट एज ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, यानी कि पुलिस आपको ये फोर्स नहीं कर सकती कि अपने आप के अगेंस्ट ही विटनेस करो। तो यहां पे जो है ना, ये नोट मिसिंग है, ये जो टू नोट, यहां पे नोट आना चाहिए था, एक्ट एज ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, तो आंसर ये भी हो सकता है। बट मोस्ट जो अप्रोप्रिएट, जो सबसे ज्यादा सही मुझे लग रहा है वो लग रहा है बी। कुछ लोगों ने बी लगाया हुआ है, कुछ लोगों ने इसका आंसर बी लगाया हुआ है, कुछ लोगों ने इसका आंसर सी लगाया हुआ है। मेरे हिसाब से इसका आंसर बी होगा, बाकी यूपीएससी डिसाइड करेगी क्या है, अभी आंसर की आई नहीं है। तो अब आप देख सकते हो, ठीक है, मैंने अच्छे से समझा दिया है, अब आप देख लेना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स नो प्रोविजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी एवरी स्टेट फॉर। अब देखो ये कह रहा है म्युनिसिपैलिटीज बनानी है स्टेट के अंदर, तो उसमें क्या क्या होगा, तो उसमें एक तो नगर पंचायत होती है, म्युनिसिपल काउंसिल होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है। बट ये अर्बन पंचायत, ये कहीं पे सुना है आपने? नहीं सुना ना, ये ओड वन आउट वाला क्वेश्चन है, देखते ही आपको पता चल जाएगा। म्युनिसिपल काउंसिल है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, अर्बन पंचायत है, बट नगर पंचायत है, बट ये जो अर्बन पंचायत है ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है, तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, कंटेन्स नो प्रोविजन बोल रहा है, नो प्रोविजन, तो नो प्रोविजन में क्या आ गया, अर्बन पंचायत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हिस्ट्री का भी कह लो इसको, और ये क्वेश्चन को आप पॉलिटी का भी कह लो। ऑल्दो ये क्वेश्चन तो है तो पॉलिटी का ही, लेकिन इसका आंसर आपको हिस्ट्री में मिलेगा। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री के अंदर गिवन है ये, 12th वाली एनसीईआरटी में। ऑन 26 जनवरी 1950 को वी आर गोइंग टू एंटर अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, और सोशियल इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वालिटी। तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, कौन पर्सन ऐसा होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेगा। ये ऑप्शंस पढ़ के देखो। देखो मैं कह रहा हूं मेरा ये एग्जाम में गलत हो गया, मेरे को नहीं आता था ये क्वेश्चन, क्योंकि मेरे को एग्जैक्टली स्टेटमेंट याद नहीं थी, लेकिन मैंने एक जगह एक गेस लगाया। ऐसा दो क्वेश्चन आए थे, एक ये स्टेटमेंट थी, एक और स्टेटमेंट थी, दोनों के ऑप्शन में सोमनाथ लहरी लिखा हुआ था, इसमें भी है और उसमें भी है। तो मुझे लगा था कि कोई सा एक का तो आंसर सोमनाथ लहरी होगा, मैंने दोनों का सोमनाथ लहरी लगा दिया। उसका आंसर सोमनाथ लहरी है वो ठीक है, इसका आंसर सोमनाथ लहरी नहीं है। तो इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोल रहा है और इनइक्वालिटी के बारे में बोल रहा है। तो कौन पर्सन है, ऑप्शंस पढ़ के देखो जो सबसे ज्यादा सुटेबल होगा। महात्मा गांधी जी तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी नहीं थे और ना ही उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ भी बोला, तो ये तो हटा दो। सरोजनी नायडू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसके अंदर थी, लेकिन इन्होंने
एज सच की इनइक्वालिटी वगैरह के बारे में इतना कुछ बोला नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के जो ड्राफ्टिंग मेंबर कमेटी के मेंबर थे वो थे बी आर अम्बेडकर। मोस्टली जो है स्टेटमेंट्स उन्हीं की है या फिर किसी आउटसाइडर की है, ठीक है। तो आंसर जो है इसका वो है बी आर अम्बेडकर। वैसे मैं कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो आप स्किप कर सकते थे, ज्यादा से ज्यादा 2 ऑप्शन इलिमिनेट कर सकते हो, उससे ज्यादा इलिमिनेट नहीं कर पाओगे। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा बहुत भी गैस लगा पा रहे हो तो ठीक है कर दो, अदरवाइज तो छोड़ दो। सबसे सुटेबल आंसर इसका बी आर अम्बेडकर हो सकता था। उधर मेरे पास टाइम कम था इसलिए मैंने दोनों का सोमनाथ लहरी लगाया, एक गलत हो गया एक सही हो गया, ठीक है। तो मेरा फायदा ही हुआ, नुकसान तो था ही नहीं। दोनों क्वेश्चनों को छोड़ देता तो शायद 0 मिलते। दोनों क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर दिया तो 0.67 घटा दो 2 में से 1.33 मेरे को मिल गया, फायदा ही हुआ ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स हैज नॉट बीन कन्फर्ड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नोट, एक और नोट का क्वेश्चन आ गया, कन्फर्ड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन सी पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को नहीं मिली है, तो हम पता लगाते हैं कौन कौन सी पावर है। अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, यस बिल्कुल, ये तो प्राइम मिनिस्टर को जो अपॉइंटमेंट है प्रेसिडेंट ही करता है, यानी कि ये पावर तो है, यानी कि ये तो आंसर नहीं होगा। टू रिमूव अ जज ऑफ हाई कोर्ट, आपने पढ़ा होगा सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, उनका अपॉइंटमेंट और उनका रिमूवल कौन करता है, प्रेसिडेंट ही करता है, तो ये भी पावर है, तो यानी कि ये भी आंसर नहीं होगा। टू ग्रांट अ पार्डन टू अ पर्सन हु हैज बीन पनिश्ड बाय कोर्ट मार्शल, ये भी पावर है, क्यों, क्योंकि पार्डन करने की पावर 2 तरह की होती है, एक तो गवर्नर के पास है, एक प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट के पास सारी पावर्स हैं, कोर्ट मार्शल हो या फिर कोई स्टेट का लो, सेंटर का लो, हर चीज में वो कर सकते हैं। लेकिन गवर्नर कोर्ट मार्शल के केस में नहीं कर सकते और ना ही डेथ सेंटेंस के केस में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पावर भी प्रेसिडेंट के पास है। अब ये आंसर कैसे हुआ, ये देखो, ये आंसर कैसे हुआ। टू डिसाइड एट हिज और हर डिस्क्रेशन एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आपको प्रेसिडेंट की डिस्क्रेशनरी पावर पता होंगी, नहीं पता है तो याद करनी पड़ेगी, हर बार एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो ये जो पावर है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये डिस्क्रेशनरी पावर नहीं है, यानी कि अगर कोई क्वेश्चन उठता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को रिमूव करना है तो रिमूव तो प्रेसिडेंट ही करेगा और प्रेसिडेंट का डिसीजन फाइनल भी होगा, लेकिन प्रेसिडेंट की डिस्क्रेशनरी पावर नहीं है। वो इसके केस में क्या करेंगे, इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे और इलेक्शन कमीशन जो भी सजेशन देगी वो प्रेसिडेंट जो है वो इंप्लीमेंट करेंगे और वो डिसीजन फाइनल होगा, यानी कि ये डिस्क्रेशनरी पावर नहीं है, इसमें इलेक्शन कमीशन का भी रोल है, ठीक है। तो यानी कि आंसर हो गया। देन उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू मेनका गांधी केस। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको मेनका गांधी केस के बारे में बताया था, 1978 इज नॉट करेक्ट। एक और क्वेश्चन आ गया नॉट करेक्ट, ये सारे ही नॉट करेक्ट के क्वेश्चन थे, ठीक है। और मेनका गांधी केस मैंने बताया था 1978 किस चीज से रिलेटेड है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से रिलेटेड है, यानी कि आर्टिकल 21 से रिलेटेड है। यहाँ पे भी आर्टिकल 21 है, ठीक है। चलो ऐसे नहीं करते हैं। इट वाज हेल्ड दैट आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 आर नॉट वाटर टाइट कंपार्टमेंट, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि ये आंसर गलत हो गया। क्यों ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि उसमें आर्टिकल 21 को ब्रॉड कर दिया था, वाइडर कर दिया था, और वाइडर कर दिया जाएगा तो पहले क्या था कि 19 अलग 21 अलग। 19 में क्या था, फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट करना है, फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं लेकिन उससे हमारी पर्सनल लिबर्टी भी तो रेस्ट्रिक्ट होगी। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, दोनों वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है, यानी कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस रहेंगे, पर्सनल लिबर्टी को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो और फ्रीडम जो है वो भी रहेगी। तो ये वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है, दोनों आपस में रिलेटेड हैं। तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत। दूसरा, इट वाज हेल्ड दैट एनी लॉ कमिंग अंडर आर्टिकल 21 मे नॉट सेटिस्फाई, तो ये दोनों स्टेटमेंट तो सेम ही होगी ना, कि दोनों वाटर टाइट कंपार्टमेंट अगर होते तब तो ये हो जाता कि आर्टिकल 21 को जो लॉ ला रहा है वो हो सकता है 19 को सेटिस्फाई ना करे, बट अब बोल दिया कि वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है, तो तब तो ऐसा होगा ही होगा कि 21 को लॉ लेकर के आ रहा, हो सकता है वो 19 को सेटिस्फाई ना करे, ठीक है। तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी सही है, यानी कि ये भी आंसर नहीं होगा। A fair trial eliminates the biases against the accused in the trial। हमने पहले ही पढ़ाया, पर्सनल लिबर्टी की बात हो रही है और फेयर ट्रायल की बात हो रही है, एक्यूज्ड पर्सन की बात हो रही है, बायसनेस की बात हो रही है, तो ये भी जनरली सही स्टेटमेंट पाएगी। तो ये भी आपका सही हो गया, ये भी गलत, मतलब ये स्टेटमेंट भी आंसर नहीं हो सकती। एक बोल रहा राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, ये आंसर हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है वो बताता हूं। मैंने बोला था कि मेनका गांधी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 यानी कि राइट टू लाइफ की वाइडर इंटरप्रिटेशन दी। तो पहले क्या था गोपालन केस में कि सिर्फ पर्सनल लिबर्टी का मतलब है पर्सन और उसकी बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल, इससे रिलेटेड राइट, लेकिन राइट जब इसको एक्सपेंड किया तो उसमें यह बोल दिया कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होगा, उसमें और भी कई सारे राइट्स देखने को मिलेंगे जिसकी लिस्ट लक्ष्मीकांत में गिवन है, उसी में एक राइट टू डाई भी आता है, यानी कि ये भी पर्सन की लिबर्टी है, उसकी चॉइस है अगर वो मरना चाहता है तो, ठीक है। तो ये भी, ये इसका आंसर हो गया बेसिकली, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
तो ठीक है, यही सारे क्वेश्चन थे, टोटल 15 क्वेश्चन थे जो कि हमारे CAPF 2021 के अंदर पॉलिटी के क्वेश्चन देखने को मिले। तो आई होप मैंने थोड़ा सही तरीके से बताया होगा। आई थिंक वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन गई है, बट थोड़ा सा एडजस्ट करना, बिकॉज क्वेश्चंस को ठीक से समझाना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अदरवाइज क्वेश्चन को सिर्फ दिखा करके आगे चले जाएं तो फिर कोई फायदा नहीं है। थोड़ा बताया जाए कि सोल्व कैसे करना है, थोड़ी बहुत उसकी नॉलेज जो होती है उससे रिलेटेड वो भी प्रोवाइड की जाए। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, वीडियो को शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं 2020 के CAPF के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है पॉलिटी के वो लेकर के आऊंगा। फिर 19, 18, 17 उसके बाद अपना जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है उसकी डिमांड आ रही है, साइंस की आ रही है एक तो, एक ज्योग्राफी की आ रही है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ कि नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए, उस हिसाब से मैं अपनी प्रिपरेशन कर लूंगा। ज्योग्राफी लाना है या फिर साइंस लाना है, इन्हीं दोनों में से कोई सा एक आएगा, क्योंकि रिक्वेस्ट इन्हीं की आ रही है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, समझने की कोशिश करना जो भी बताया जा रहा है, जो भी एलिमिनेशन बताया जा रहा है। एलिमिनेशन का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा क्वेश्चन एलिमिनेशन से कर दोगे, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होना जरूरी है, आपको कुछ नॉलेज होना जरूरी है बुक की, टॉपिक्स की, कंसेप्ट की। सारा तुक्के के बेसिस पे सोल्व नहीं किया जाता है, हाँ 10-15% क्वेश्चन सोल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू।